नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। कोलकाता में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। ईसी कार्यालय के बाहर पुलिस ने लगाए बैरिकेड। एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 24 परगना जिले में रैली को करेंगी संबोधित। प्रोटेस्ट मार्च में भी लेंगी हिस्सा। सीएम ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र। डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति और निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र प्रस्ताव पर दखल देने की मांग की। एसआईआर की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग बने बीएलओ के सहयोगी। कांग्रेस ने एसआईआर पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी से जुड़े लोगों को एसआईआर में किया जा रहा शामिल। राजनीतिक दलों के गुमनाम चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईसी को जारी किया नोटिस। मांगा जवाब। याचिका में पारदर्शिता की मांग। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे से होगी बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। इथियोपिया में फटा 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी। भारत पहुंची राख। कई उड़ानों पर असर की आशंका। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, गृह मंत्री लगातार घुसपैठियों की बात करते रहे, लेकिन एक भी घुसपैठिया तो निकला नहीं। हरियाणा दौरे पर पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र में 4 कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सुने 17 केस। पहले ही दिन ओरल मेंशनिंग की बंद, अब होगी लिखित अपील। कहा, न्याय रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान में की एयर स्ट्राइक। खोस्त प्रांत में एक घर पर बमबारी में 10 लोगों की गई जान। इनमें 9 बच्चे और एक महिला थी शामिल। दिल्ली हमले की वजह से नेतन्याहू का भारत दौरा स्थगित। इजरायली पीएम ने एक साल में तीसरी बार भारत दौरा टाला। पीएम मोदी से होनी थी द्विपक्षीय वार्ता। तनाव से तालमेल की तरफ बढ़े भारत कनाडा के रिश्ते। मंत्री बोली, व्यापार समझौते को फिर गति देने की तैयारी। ट्रंप और शी की हुई फोन पर बातचीत। ट्रंप अप्रैल में बीजिंग जाएंगे। ट्रंप के दौरे के बाद चीनी राष्ट्रपति जाएंगे अमेरिका। शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर हैतम के जनाजे में शामिल हुए हजारों लोग। इजरायली सेना के हमले में गई थी जान। बिटकॉइन क्रैश हुआ तो गिर गए ट्रंप की नेटवर्थ। एक झटके में साफ हुए 9,800 करोड़ रुपए। विदेशी सिम से 90 दिन में आईफोन 17 एक्टिव करने पर भारी जुर्माना। ग्रे मार्केट पर एप्पल का बड़ा शिकंजा। म्यूचुअल फंड की चिल्ड्रन स्कीम दे रही 15% से ज्यादा रिटर्न। तेजी के समय इक्विटी में बढ़ता है योगदान। 44 दिन में होगी 46 लाख शादियां। 6.5 लाख करोड़ का कारोबार। शादी सीजन से खपत में आएगी रिकॉर्ड वृद्धि। 27 जनवरी को होगा शिखर सम्मेलन। रक्षा समझौते और रणनीति के एजेंडे पर मंथन की तैयारी। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बड़ी दरार आ गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जो लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे, अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने भरे मंच से बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना कहा, सभी लोग तानाशाही और अहंकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको भी 2 दिसंबर को यही करना है। लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करना होगा और विकास के लिए वोट देना होगा। उनका ये बयान बीजेपी के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह फडणवीस अपनी सरकार में सहयोगी दलों को किनारे करते जा रहे हैं, चाहे वो ठाणे जिला में वन मंत्री गणेश नाइक की बतौर संपर्क मंत्री नियुक्ति रही हो, या सहयोगी दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की कोशिशें, इसे लेकर शिंदे पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इसकी शिकायत की। इसके बावजूद तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा और अब चुनावी रैली में भाषण के दौरान शिंदे ने खुलेआम बीजेपी को निशाने पर ले लिया। दरअसल महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं।
इसी कड़ी में जब शिंदे दहानू पहुंचे तो चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उनके मन के भाव सबके सामने आ गए। एकनाथ शिंदे ने रैली में उमड़ी भीड़ को उनकी पार्टी के उम्मीदवार राजू माछी को जिताने की अपील की। राजू माछी के खिलाफ बीजेपी ने अपने जिला प्रमुख भरत राजपूत को उतारा है, यानी यहाँ दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस चुनाव के बाद एनडीए में बड़ी टूट भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार मुंबई की विले पार्ले शमशान घाट में किया गया, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। बॉलीवुड में इसे एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। एक्टर की सेहत लंबे समय से नाजुक बनी हुई थी। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। 12 नवंबर को धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और डॉक्टरों ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही थी। और अब अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिस पर शोक जताते हुए पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं से लेकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे, जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया है। तमाम हस्तियों के साथ वो भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, बड़े होते हुए धर्मेंद्र जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री की असली ही मैन। पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए शुक्रिया। आप अपनी फिल्मों और अपने फैलाए प्यार के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। ओम शांति। बस रह जाती हैं तो वो यादें जो उनके साथ काम करने वालों की जुबान से शोक और संताप के दौर पर बाहर आ रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं कि जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गर्म रहेंगे। धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था, जाने अनजाने दोनों लोगों के लिए। उनकी दयानतदारी की इतनी कहानियां सुनी हैं और इतनी कहानियां देखी भी हैं, इतनी हकीकतें महसूस भी की हैं कि बहुत मुश्किल है उसके बारे में शब्दों में बयान करना। धर्मेंद्र की अदाकारी का अंदाज इतना स्वाभाविक था कि ये कहना मुश्किल होता था कि वो अभिनय कर रहे होते थे या फिर सहज जिंदगी जी रहे होते थे। इसीलिए 60 साल तक लगातार फिल्मों में काम करने के बावजूद न उनके चेहरे की चमक कमजोर पड़ी, न उनके अभिनय का सिक्का हल्का हुआ। Amit is darling. He has a great feelings for me. वो तो हमेशा कहते रहते हैं मुझे वो रोल जय वाला धर्मेंद्र, मैंने कभी जिक्र नहीं किया था, वो खुद ही उन्होंने जिक्र किया, तो मैं कहता हूँ सेम जया जी, all that family has great feelings for me. I have same. तो ये एक हमारी फैमिली, अगर हम इस तरह जुड़ के मिलजुल के रहें तो एक बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। दोनों की जोड़ी का क्रेज इस कदर देखने को मिला कि भीड़ ने दोनों को घेर लिया। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर भागे। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो खराब हो गई और बंद पड़ गई, तो और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाजा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए। ऋषिकेश मुखर्जी की हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके से भी लोगों के दिल जीते। फिल्म में प्रोफेसर बने परिमल त्रिपाठी मस्ती मजाक करते
तो जूनियर प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा के रोल में अमिताभ गंभीर किरदार में नजर आए। यहाँ भी ये जोड़ी हिट रही। फिर साल 1980 में आई राम बलराम। इस बार ये ना दोस्त बने ना सीनियर जूनियर, दो भाई राम बलराम बनकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गए। हालांकि साल 1978 में आई दिल लगी और 1981 में नसीम में भी ये जोड़ी पर्दे पर फिर दिखी, लेकिन इस बार बस झलक भर। धर्मेंद्र की फिल्म दिल लगी में अमिताभ के कैमियो से सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा, तो वहीं अमिताभ की फिल्म नसीम में धर्मेंद्र के कैमियो रोल जान भर दिए। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का कनेक्शन भी अमिताभ से जुड़ा हुआ है। वैसे दोस्ती से याद आया कि धर्मेंद्र की दोस्ती जिनके साथ रही खूब रही, चाहे वो दिलीप कुमार रहे हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा। इसकी वजह धर्मेंद्र का फैमिली मैन और अपनी मिट्टी से जुड़ा होना है। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में ऐसा अभिनेता नहीं मिलेगा जिसके ड्राइंग रूम में उसके गांव के लोगों के लिए भी उतनी ही जगह हो जितनी जगह बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए होती है। हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव ने उनको प्यार दिया, ऐसा उनका खुद भी मानना था। जो उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी वो वहां पर थी, हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव में। और उन लोगों को उन्होंने वो सपने दिए कि एक पंजाब के छोटे से गांव से आकर एक लड़का इतना बड़ा स्टार बन सकता है, दिलीप कुमार की तरह अभिनेता और स्टार बनने का सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। आई फील फॉर एवरीवन। सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जो है जी जान से प्यार करता है, उसमें कोई बनावट नहीं है। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। मैं लुटेरा हूँ मोहब्बत का। दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, मोहब्बत फकत मोहब्बत मज़हब बशर हो जाए। दिले जहां से मिट जाए सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए। चाहत सबसे बदस्तूर बरकरार है दोस्तों, अहमियत के रद्दो बदल का शायद रद्द अमल है। आजकल कुछ चुप चुप सा रहता हूँ दोस्तों। बाय, लव यू। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाया। चुनाव के चलते आनन फानन में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसे लेकर तमाम साधु संतों ने सवाल भी उठाए, क्योंकि मंदिर पूरा बना भी नहीं था, अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने भी सवाल उठाए थे कि जब मंदिर में धर्म ध्वजा ही नहीं फहराई जा रही है तो फिर मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था, लेकिन जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन किया गया और उसे लेकर पूरे देश में आयोजन भी किए गए। बीजेपी की कोशिश थी कि इसके सहारे वोटों की फसल काटी जाए और लोकसभा में पार्टी 400 पार चली जाए, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई थी। चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा असरदार साबित नहीं हुआ, पार्टी को उसका भी कोई फायदा नहीं मिल पाया। और अब जब मंदिर का काम पूरा हो चुका है तो पीएम मोदी धर्म ध्वजा फहराने के लिए अयोध्या पहुंचे। इसे लेकर राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे बीजेपी के दिग्गज नेता विनय कटियार ने ही मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर परिसर से मस्जिद मकबरे नहीं उखड़वाए होते तो ये दिन नहीं आता। मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाले महाझूठे हैं। वहीं जब उनसे ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो विनय कटियार ने जवाब देते हुए कहा कि हम डरपोक लोगों के बीच नहीं जाते। अब उनका ये बयान सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी धर्म ध्वजा फहराने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता का कहना है कि हम डरपोकों के बीच नहीं जाते हैं। उनका ये बयान पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर सभी योजनाओं का क्रेडिट लेने का आरोप लगाता आया है। ऐसे में बीजेपी नेता के बयान ने विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है। विनय कटियार की बात करें तो वो अयोध्या लोकसभा सीट से फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं। वहां से विनय कटियार 1991 और 1999 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं।
इसके अलावा 2012 से 2024 तक वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की सदस्य रही। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर उनका बयान बीजेपी की चिंता को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये बात तो आप जानते ही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। कोलकाता में बीएलओ सड़क पर उतर आए। एसआईआर का काम छोड़कर कोलकाता के निर्वाचन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बीएलओ ने कहा कि एसआईआर शुरू होने के बाद से पूरे राज्य के बीएलओस पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। जिस काम को पूरा करने में सामान्य तौर पर 2 साल से ज्यादा समय लगता है, उसे कुछ ही हफ्तों में पूरा करने का आदेश दिया गया है। समिति ने मांग की है कि चुनाव आयोग तत्काल हस्तक्षेप कर समय सीमा में राहत दे और बीएलओ की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाए। बीएलओ अधिकार संरक्षण समिति की सदस्य तनुश्री मोदक भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर को बंद करने की जरूरत है, इसे तुरंत बंद करना चाहिए। एसआईआर के सहारे कई मतदाताओं के नाम बाहर करने की योजना है। जो लोग भारत के नागरिक हैं लेकिन उनके पास एसआईआर में मांगे गए कागज नहीं है, तो उन्हें वोट देने से रोकने की साजिश हो रही है। कोलकाता में हुए प्रदर्शन को दूसरे तमाम वर्गों का भी समर्थन मिला। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई और उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया तो वे लंबी लड़ाई को भी तैयार हैं। इस बीच बीएलओ एकता मंच ने भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन में आ रही समस्याओं का मामला उठाया और चुनाव आयोग से कहा कि कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और इसके लिए भी समय सीमा बढ़ाई जाए। वहीं दूसरी तरफ बीएलओ के प्रदर्शन पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से इस आंदोलन का समर्थन किया गया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, फिर नागरिकता का अधिकार भी छीना जाएगा। दिल्ली की हवा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कई जगह AQI 400-500 के पार पहुंच चुका है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि डॉक्टर्स दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच साफ हवा की मांग को लेकर एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिससे ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन में हुए हंगामे पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। मामले में पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में FIR दर्ज की है और 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। कर्तव्य पथ थाने में 6 मेल प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी FIR संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई है, जिसमें 17 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब साफ हवा की मांग को लेकर जनता सड़क पर उतरी है, बल्कि इससे पहले भी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन हो चुका है और उस वक्त भी प्रदर्शनकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का गुस्सा भी फूट पड़ा था और उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और वहीं अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जैसा आप जानते हैं कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वायु प्रदूषण को कम करने में सरकार पूरी तरह विफल दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सिर्फ मास्क पहनने को बेअसर बताते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने को कहा था। सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए इससे निपटने की बात तो कही, लेकिन वो भी पूरी तरह फेल रहा। सरकार ठोस कदम उठाने के बजाय संवैधानिक अधिकार के तहत साफ हवा की मांग करने वालों पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वहीं अब देखना होगा कि ये मुद्दा कहां जाके थमता है।